नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता 23 तारीख को यानी आज से ठीक 3 दिन बाद पटना में विपक्षी मोर्चे की बैठक के लिए जा रहे हैं और वहां पटना जो है वो इस विपक्षी मोर्चे की बैठक के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन बीजेपी खेमे में अभी से इस बैठक को लेकर खलबली तेज हो गई है। कल ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक तीखा बयान विपक्षी मोर्चे के लिए दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष के बीच बिखराव है, उनका पीएम चेहरा कौन होगा ये भी पता नहीं है, ये सत्ता के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, ये लोग अकेले पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं और समझते हैं कि क्या ये डर है, भय है, विपक्षी एकता से पहले बीजेपी खेमे में आखिर खलबली क्यों मच गई है, जरा समझेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं एक एक करके कुछ बीजेपी के नेताओं के बयान। पहले रविशंकर प्रसाद। दिन में सपना देखना पर कोई बंदिश है क्या? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा ना देश जाएगा। सिविल कोड पर विवाद हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं इतिहास को बदलना चाहते हैं, बार बार ये बयान दे रहे नीतीश कुमार बिहार के। नीतीश जी पहले अपनी पार्टी का इतिहास ठीक करें। सुन रहे हैं आपस में फिर खटपट हो रहा है। हमें गर्व है, चोला साम्राज्य का इतिहास क्यों नहीं बताया गया? भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को क्यों नहीं बताया गया तरीके से? यही तो हम कहना चाहते हैं। भारत के महान बहादुर लोगों का इतिहास, वीरांगनाओं का इतिहास क्यों नहीं आना चाहिए? बिरसा मुंडा का इतिहास किसने दोबारा बनाया तरीके से डिजिटल म्यूजियम से? माननीय मोदी जी ने बताया। इसे छोड़ दीजिए उनकी बात। अभी नीतीश जी देखें 23 को। मैं नीतीश जी को एक सुझाव दूंगा। बिहार में लोग आ रहे हैं, सिलाव का खाजा खिला दें, लिट्टी खिला दें, चाय पिला दें, इसके आगे कुछ नहीं होने। लिट्टी खिला दें, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। और रविशंकर प्रसाद जो हैं वो इतिहास की बात भी कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का इतिहास इन्होंने ही बताया और शिवाजी महाराज का इतिहास भी इन्होंने ही, यानी इनकी सरकार ने ही और इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बताया है। खैर, रविशंकर प्रसाद के बाद कई और बीजेपी नेताओं ने विपक्षी मोर्चे की बैठक से पहले अपनी बेचैनी जाहिर कर दी है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने सोमवार को यानी कल जो विपक्ष के नेता बिहार जा रहे हैं उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष के नेता बिहार जा रहे हैं उन्हें नीतीश कुमार से वहां चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी पूछना चाहिए। ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। आइए जरा सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर को भी। मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है जो बिहार जा रहे हैं। वो वहां के भ्रष्टाचार पर भी नीतीश कुमार जी से जरूर पूछें कि 1750 करोड़ का पुल एक बार नहीं कई बार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो अवश्य वहां पर पूछें जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला एम्बुलेंस का हुआ है। वहां पर सैकड़ों करोड़ का घोटाला वहां पे बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। जरूर जाकर पूछें आखिरकार ये गठबंधन का आधार कम से कम भ्रष्टाचार के लोगों करने वाली पार्टियों को इकट्ठे आने का नहीं हो सकता है। तो इनकी कौन नेता है इसके बारे में भी अवश्य बताएं। गठबंधन का नेता कौन है, क्या इनकी नीति है, और ये जो नीयत में खोट है क्या इसको भी छोड़ेंगे? तो मेरा अनुरोध रहेगा जितनी पार्टियों के नेता वहां पर जाएं वो नीतीश कुमार जी से अवश्य पूछें ये घोटाले एक के बाद दूसरा जो बिहार का बाहर आ रहा है इसके ऊपर इन विपक्षी दलों का क्या कहना है, और भ्रष्टाचार के बारे में जो 9 साल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मोदी सरकार ने दी है उसके खिलाफ जो ये गठबंधन बना है उन लोगों के एक के बाद दूसरी सरकार के घोटाले बाहर आए हैं।
तो ये आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को। भ्रष्टाचार की बात, घोटाले की बात, पुल टूटने की बात, तमाम बातें यहाँ कह रहे हैं। कहीं ना कहीं घबराहट साफ दिखाई दे रही है। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है और अगर वे एकजुट भी हों तो भी कुछ नहीं होगा, यानी एकजुट भी हो जाएं तो भी लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। देखिए आप, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है और अगर वे एकजुट भी हो जाएं तो भी लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। इनके अलावा सुशील कुमार मोदी सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, अभी राज्यसभा सांसद हैं। उनका क्या कहना है देखिए। उनका कहना है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस ने विपक्ष की एकता के जिस गुब्बारे को पिन मारकर फुस किया है, अब किया था, अब दूसरे नेता उसमें हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, सांसद हैं इस वक्त। और इनके अलावा चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, जी हाँ, उन्होंने भी बयान दिया है विपक्षी एकता पर। और उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता बिहार के विकास के लिए होनी चाहिए, चाहे विपक्ष की गोलबंदी हो या ना हो। ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता बिहार के विकास के लिए होनी चाहिए, चाहे विपक्ष की गोलबंदी हो या ना हो। तो ये बिहार पर केंद्रित रखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को कहीं इधर उधर जाने नहीं देना चाहते प्रशांत किशोर। तो दोस्तों, इन बयानों को सुनकर समझा जा सकता है कि विपक्ष की बैठक से पहले और कोई बड़ा फैसला होने से पहले ही बीजेपी कितना घबरा गई है, क्योंकि इस बार बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि अब उसका मुकाबला मजबूत और एकजुट विपक्ष से होने जा रहा है। आपको बता दूं कि पटना में होने वाली विपक्ष की बेहद खास बैठक के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी की भूमिका बेहद खास हो सकती है। राहुल गांधी 4 साल बाद पटना में कांग्रेस कार्यालय भी जाने वाले हैं, जहां हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें देखने सुनने के लिए जुटने वाले हैं। कार्यक्रम के मुताबिक नीतीश कुमार के भाषण से बैठक की शुरुआत होगी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देंगे और आखिर में राहुल गांधी को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल में जिस व्यक्ति को आखिर में संबोधन के लिए बुलाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, खास होता है, बिल्कुल मुख्य अतिथि की तरह। तो क्या माना जाए, विपक्षी मोर्चे में राहुल गांधी भी अब मुख्य अतिथि जैसा महत्व पा रहे हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी को यह सम्मान उनकी लोकप्रियता और लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए ही दिया जा रहा होगा, क्योंकि अभी राहुल गांधी न सांसद हैं न पार्टी में कोई उनके पास पद है, यानी कि पार्टी में कोई पदाधिकारी भी वो नहीं है। फिर भी उनके नेतृत्व पर विपक्ष के नेता भरोसा दिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि अपने भाषण में राहुल बीजेपी को हराने के बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं। विपक्षी मोर्चे के गठन का सबसे बड़ा मकसद भी यही है। मतलब साफ है कि पटना भावी सियासी गठबंधन के स्वागत के लिए तैयार है। और वही आज इधर दिल्ली की बात करें, पटना तो तैयार है स्वागत के लिए, लेकिन दिल्ली, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश यात्रा के लिए विदाई दे दी गई है दिल्ली में। लेकिन विदाई की इस बेला में कांग्रेस ने कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए जिससे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। दरअसल मणिपुर पर मोदी सरकार घिरी हुई है, आप सब जानते हैं, और इस अशांत मणिपुर पर बिना कुछ कहे ही मोदी जी रवाना हो गए, जिस पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी करके लिखा है कि मणिपुर जल रहा है, मैं चला अमेरिका। ये देखिए आप, मणिपुर जल रहा है, मैं चला अमेरिका। ऊपर लिखा है, जिम्मेदारी से भागने का मेरा पुराना नाता, प्रचार के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ये कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। ये पोस्टर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे जलते हुए मणिपुर की तस्वीर है और लिखा जा रहा है, बाय बाय करते हुए, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे वो प्लेन पर चढ़ने से पहले करते हैं, आज भी कर रहे थे जब वो अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे। तो मणिपुर जल रहा है और मैं चला अमेरिका। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी और मणिपुर के नेताओं को मिलने का समय न देने पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीते 10 जून से कई पार्टियों के नेता मणिपुर के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन पीएम के पास समय नहीं है।
खुद बीजेपी के नेता पीएम मोदी से नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि भद्दे डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला से पीएम मोदी बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट तक मिलते रहे। जरा सुन लीजिए, डॉक्टर अजय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 10 जून से मणिपुर के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सिविल सोसाइटीज के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से मिलने के अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए 10 जून से जितने भी मंच पर उपस्थित लोग हैं, उसके अलावा उनके चीफ मिनिस्टर, उनके स्पीकर सत्यव्रता जी, सभी मंत्रीगण, सभी लोग जो है ये कोशिश में कि प्रधानमंत्री जी उनको अपॉइंटमेंट दे, लेकिन एक व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट का, मनोज शुक्ला, जो वर्तमान में एक पिक्चर बनी है उस पर काफी चर्चित हैं, उस व्यक्ति ने ट्विटर में लिख दिया और हर जगह लिख दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को बिना अपॉइंटमेंट का मिलता हूं। 31 मार्च 2023 को आदि पुरुष के डायलॉग राइटर बिना अपॉइंटमेंट का इस देश के प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, लेकिन 15 साल से चीफ मिनिस्टर रहे श्री बोबी सिंह जी, मणिपुर के जितने भी टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने जीवन दे दिया, खून दे दिया मणिपुर के लिए, जहां पर सब लोग भाजपा के सदस्य मंत्रीगण प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मनोज मुंतशिर शुक्ला वो बिना अपॉइंटमेंट का मिल लेता है। जो बद्दी डायलॉग लिखने वाला, गंदा डायलॉग, हर एक भगवान को बेइज्जत करने वाला, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी 45 मिनट के लिए जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, 45 मिनट्स। तो मैं यही इस मंच से देश के जितने भी लोग जो सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उनको बताना चाहूंगा कि वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जो खराब डायलॉग लिखने वाले को बिना अपॉइंटमेंट से मिल लेते हैं, लेकिन देश के इतने सीनियर लीडर से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय शुक्ला। इनके साथ इधर बाएं साइड में आप देख रहे होंगे, बिल्कुल मेरे बगल में बोबी सिंह हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी पिछले 15 दिनों से ये तमाम नेता और बीजेपी के भी कई नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मसले पर मीटिंग चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं, लेकिन मुलाकात करने का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, बल्कि आदि पुरुष का भद्दा सा डायलॉग, अलग तरह का जिसको कि लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, वैसे डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला को 45 मिनट तक बिना अपॉइंटमेंट का समय देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यही सवाल यहाँ उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों, कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी फिर कोई नया आरोप कांग्रेस या गांधी परिवार पर लगा सकती है, जैसा हम देखते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे बीजेपी अपनी जवाबदेही से बच पाएगी? मोदी जी अमेरिका इस बार राजकीय अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं, स्टेट गेस्ट के रूप में। इस बात को बीजेपी गर्व से बता भी सकती है, क्योंकि अमेरिका में राजकीय अतिथि बनने का मौका बहुत कम राष्ट्राध्यक्षों को मिला है। लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार बोलने वाले मोदी जी को बाइडेन सरकार ने स्टेट गेस्ट ऐसे ही नहीं बनाया होगा। इसके पीछे रक्षा, व्यापार, नाटो का विस्तार, भारत को रूस से दूर कर अपने खेमे में करने की कोशिश, ऐसे कई एजेंडे शायद छिपे होंगे, जिनकी परतें जो हैं वो बाद में जाकर खुल ही जाएंगी। लेकिन अभी सवाल ये है कि अमेरिका में मोदी जी से जब भारत में
मणिपुर के हालात पर सवाल किए जाएंगे तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या मोदी जी को स्टेट गेस्ट का ओहदा ऐसे कई मुश्किल सवालों से बचा पाएगा? क्या टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क या उन जैसे बड़े कारोबारियों से मुलाकात से देश में उठते सवालों से मोदी जी बच पाएंगे, खुद को बचा पाएंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योगासन घरेलू मोर्चे पर उनकी राजनीतिक लड़ाई आसान कर पाएगा? शायद इन सवालों का जवाब जो है ना में मिले। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका जाकर सवालों से बच पाएंगे नरेंद्र मोदी, या विपक्षी एकता की बैठक उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देगी? क्या राजनीतिक भविष्य का आकलन कर चुकी बीजेपी और इसीलिए बीजेपी में मची है खलबली? विपक्ष की बैठक से बीजेपी में क्यों मची है खलबली? आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका जल्दी से परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। दो प्रोफेसर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। इधर प्रयागराज से जुड़े हुए हैं हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। इधर दिल्ली से हमारे 2 साथी प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टाटा बाय बाय कह के यहां से तो चले गए, लेकिन यहां विपक्षी एकता की बात जैसे आती है तो उन्हीं के साथी संगी जो हैं, उन्हीं की पार्टी के, उनके कैबिनेट के, वो बिलबिला उठते हैं, तिलमिला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं, खलबली मच जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विपक्ष का नाम लेते ही अब परेशान होने लगी है भाजपा? क्या विपक्ष, और उसमें भी पटना में जो कुछ होने जा रहा है, तो शुरुआत में आप देख चुके, आपने रविशंकर प्रसाद को सुन लिया, आपने अनुराग ठाकुर को सुन लिया, आपने देख लिया बयान, सुन लिया बयान केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री का, आपने सुन लिया बयान, देख लिया बयान आपने एक और छोटे मोदी साहब का, बिहार के सांसद सुशील मोदी, उनका भी सुन लिया। तो ये तमाम लोग क्यों परेशान हैं? ऐसे कई लोगों के बयान हैं, कितनों के बयान आप लोगों के बीच रखे हैं, क्यों परेशान हैं, क्या कारण हो सकता है? आइए शुरुआत करते हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। किस रूप में देखा जाए, प्रधानमंत्री तो चले उधर, लेकिन इधर जो कुछ हो रहा है उस पर आपका नजरिया? देखिए, वास्तविकता में राजीव जी, अगर आप तुलना करें जो विपक्ष में हो रहा है और जो बीजेपी में हो रहा है, देखिए विपक्ष से ये इसलिए परेशान है, 23 जून की मीटिंग से इसलिए परेशान है, 23 जून को एक गुलदस्ता बन रहा है और इस गुलदस्ते में पूरे भारतवर्ष का मानचित्र दिखाई पड़ रहा है। इसमें स्टालिन भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें उद्धव ठाकरे भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें सोरेन साहब भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें ममता बनर्जी भी दिखाई पड़ रही है। मतलब पूरे भारतवर्ष का एक नक्शा दिख रहा है। और आप देखिए, उस समय जब वहां पे लोग खाना खाएंगे तो कोई दाल माछ खाएगा, कोई छोला भटूरा खाएगा, कोई ढोकला फाफड़ा खाएगा, कोई लिट्टी चोखा खाएगा। तो ये जो भारतवर्ष का खूबसूरती है, भारतवर्ष की जो ब्यूटी है, वो पाटलिपुत्र में उस दिन दिखाई पड़ेगी। असल में जो रविशंकर प्रसाद जी और बाकी अनुराग ठाकुर जी का जो मुश्किल है, जो समस्या है, इन लोगों को असल में जो भारत की खूबसूरती है, भारत की जो विविधता है, हमारी जो खान पान की विविधता है, उससे इनका नाता छूट गया है। अब इन लोगों को केवल वही ढोकला फाफड़ा यही खाने की आदत पड़ गई है। तो ये भूल गए हैं कि हमारी खान पान है, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और ईस्टर्न यूपी का जो खान पान है, जो हम लोग लिट्टी चोखा को बिल्कुल कितना पसंद करते हैं, जो पंजाब हरियाणा के लोग जो है वो अपना, उनका खान पान बिल्कुल अलग है, बंगाल का बिल्कुल अलग है। तो ये जो एक प्रकार की एक इंद्रधनुष बन रहा है, जो पाटलिपुत्र में इंद्रधनुष बन रहा है, इससे ये परेशान हो गए। दूसरी देखिए राजीव जी, जो सबसे बड़ी समस्या है, मुझे बीजेपी से सबसे बड़ी समस्या है, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन बीजेपी से इसलिए समस्या है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये सनातन धर्म विरोधी पार्टी है। अब आप सोचिए, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ये जो मनोज शुक्ला मुंतशिर हैं, ये इनके दिमाग की उपज है, इन्होंने हमारे देवी देवता और हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये आदमी ट्वीट कर रहा है कि मोदी जी से 45 मिनट बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी का एक कुचक्र था, मेरे धर्म को, मेरे हिंदू धर्म को, मेरे सनातन धर्म को अपमानित करने का,
भगवान श्री राम और बजरंग बली को अपमानित करने का इनका षड्यंत्र था। तो मैं ये मानता हूं कि जो भारत की खूबसूरती है, सभी धर्म जाति संप्रदाय को समेटने की, सभी की वेशभूषा को सम्मान देने की ये जो खूबसूरती है, इसे न केवल ये खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ये जो मेरा धर्म है, जो मेरे भारतवर्ष की मूल भावना है, जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम और बजरंग बली हैं, ये उनका भी अपमान करते हैं, ये हिंदू धर्म का भी अपमान करते हैं, बाकी इस्लाम का, सिख धर्म का, बाकी का तो करते ही करते हैं, ये मेरे हिंदू धर्म का भी अपमान करते हैं। क्योंकि ये जो हमारी एक आइडिया ऑफ इंडिया की फीलिंग है, जो हमारी विविधता की खूबसूरती है, जो हमारा इंद्रधनुष है, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि इन्होंने मेरी भावना को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि मैंने आज सुना कि एक आदमी की कार में 2 टिकट पड़े हुए थे आदि पुरुष के, किसी ने उसका शीशा कार का तोड़ के 6 टिकट और डाल दिए कि तुम जाओ और भुगतो, बाकी हम कुछ चोरी करके नहीं ले जाएंगे। वास्तविकता में इस प्रकार की लज्जित करने वाली जिस प्रकार की ये पिक्चर बनी है, जो फिल्म बनी है, ये शर्मनाक है। धनंजय जी बैठे हैं, फिल्म के लेखक हैं। अरे इस प्रकार का लेख, इस प्रकार के डायलॉग लिखने वाला आदमी, और उसको मोदी जी 45 मिनट अपॉइंटमेंट के बिना टाइम दें। और देखिए राजीव जी, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ाया है, देश के सबसे खूबसूरत लोग अगर कोई हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लोग, इतने प्यारे लोग हैं, बिल्कुल सीमावर्ती इलाके के हैं, और भारत देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। ये राष्ट्रभक्ति का अपमान है, ये भारत से प्यार करने वालों का अपमान है। इतने जो देश के सबसे प्यारे लोग हैं, वो 15 दिन से बैठे हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट न देके मनोज शुक्ला मुंतशिर को अपॉइंटमेंट देके ये बिल्कुल अपनी प्राथमिकता को इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जो भारत के खूबसूरत लोग हैं, जो भारत को प्यार करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। और जो भारत की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं, जो हिंदू भावना को और हिंदू विरोधी इनके कृत्य होंगे, उनको अपॉइंटमेंट देके 45 मिनट ये बात करेंगे। राजीव जी, ये लज्जाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा है कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान नहीं हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, वो भगवान नहीं हैं, चलो ये मान लिया, तो फिर बीजेपी कर्नाटक में क्या कर रही थी? ये बजरंग बली का नाम लेकर के कर्नाटक में कर क्या रही थी जरा? क्योंकि चूंकि मनोज शुक्ला मुंतशिर और बीजेपी का बहुत बड़ा, बहुत मजबूत गठजोड़ है, इसलिए भी क्योंकि इस फिल्म में बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों को थैंक्स कहा गया है इस फिल्म में शुरुआत में। और अच्छे से बताएंगे धनंजय जी, चूँकि खुद राइटर हैं और कई फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटिंग कर चुके हैं, इसलिए भी उनके पास आएंगे तो वो और भी बताएंगे। लेकिन आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, ये भगवान हैं नहीं हैं, चलिए उससे इधर दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इस पर अपना विचार रख सकते हैं। दूसरी बात, आखिर बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों है? विपक्षी एकता बने न बने, उसको क्या परेशानी है? पटना अभी विपक्ष के लोग पहुंचे नहीं हैं, लेकिन लिट्टी चोखा खिला करके भेज देना और कुछ मत करना और कहाँ का खाजा खिला देना, ये सब तो आप कह रहे हैं। तमाम नेताओं का सुन रहा हूं, क्या यहीं से शुरुआत हो रही है कि हाँ परेशान तो हम बहुत हैं लेकिन बताएंगे नहीं? आपके चेहरे पे झलक रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, आपको अपनी हार दिखाई दे रही है 2024 की, इसलिए आप परेशान हैं। क्या माना जाए? कई मंत्री उतर आए तो परेशानी तो दिखाई देती है, और जब भी आप देखिए कि ये परेशानी में होते हैं तो ये कई मंत्री उतारते हैं। विपक्षी एकता राजीव जी पटना में ही नहीं दिखाई दे रही है, विपक्षी एकता मणिपुर के मुद्दे पर दिखाई दे रही है। 10 विपक्षी पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। विपक्षी एकता तब दिखाई देती है जब सेंथिल बालाजी जो तमिलनाडु के मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। कंप्लीट पूरा विपक्ष एक था उस मामले में। विपक्षी एकता दिखाई देती है जब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है गुवाहाटी ले जाकर शिवसेना के, तो विपक्षी एकता केवल पटना में नहीं दिखाई दे रही, और लगातार वो एक के बाद एक घटनाओं से मजबूत कर रहे हैं। तो अगर कोई विपक्ष का हिमायती हो तो उसको तो वो चाहेगा कि रविशंकर प्रसाद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 10 सीटें कम करवाते हैं। तो दूसरा एक बात देखिए, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, रविशंकर प्रसाद जहां बैठते उठते हैं, उन राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि अगर पटना में कोई रोड मैप दिखाई दे गया, जिसकी चर्चा बहुत दिन से कर रहे हैं, वो वास्तविकता में दिखाई दे गया, कोई चीज किसी मोर्चा ने शेप ले लिया वहां पे, तो जो चर्चा राजनीतिक हलकों में चल रही है राजीव जी, कि चुनाव जनवरी के तीसरे हफ्ते में ही हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव, ये चर्चा चल रही है। तो गंभीरता तो है पूरी कि विपक्षी एकता अगर बन रही है, विपक्षी एकता बने और उसके पहले ये जमीन पर आए, उनको मौका मत दो और चुनाव करा दो जल्दी। 3-4 महीने पहले चुनाव कराने की योजना भी एक दिखाई सुनाई देती है पॉलिटिकल हलकों में। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि देखिए राजीव जी कि अभी मोदी जी अमेरिका गए हैं और रास्ते में होंगे, पहुंचेंगे कल तक फ्रांस से, और अमेरिका में मोदी जी के स्वागत की काफी तैयारी है इस बार। काफी विरोध दिखाई देगा, उनके हर प्रोग्राम में विरोध दिखाई देगा, और काफी उम्मीद है, कुछ जो अमेरिका में लोगों से बात हो रही है उससे मैं कह सकता हूं कि इस बार अमेरिका बावजूद इसके कि आप रक्षा सौदा कर रहे हैं, आप जनरल इलेक्ट्रिक से यहाँ पे हवाई जहाज का इंजन बनाने की तकनीकी ला रहे हैं, कुछ और जो है कॉमर्शियल समझौते आप करेंगे वहाँ पे, बावजूद इसके अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ का प्रशासन किसी न किसी ढंग से मानवाधिकारों के हनन का, प्रेस फ्रीडम का और लोकतंत्र का की हालत का यहाँ पे कहीं ना कहीं वो संज्ञान लेने जा रहा है पब्लिकली। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। वहाँ इस बार हाउडी मोदी की जगह हाउडी डेमोक्रेसी हो रहा है न्यूयॉर्क में। जिस दिन मोदी जी न्यूयॉर्क में होंगे वहाँ हाउडी डेमोक्रेसी हो रहा है। अमेरिका भर के सीनेटर्स और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस मतलब वहाँ की लोकसभा के लोग, उसमें जा रहे हैं। तो विपक्षी एकता यहाँ से लेके अमेरिका तक बन रही है और ये तंग करेगी मोदी जी को बहुत। और दूसरा, रविशंकर प्रसाद जी जो कह रहे थे कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, भाई आप ही का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बीजेपी की मां है आरएसएस, वो तो कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक है नहीं, संपादकीय में कह रही है अपने। तो पहले उनसे तो पूछे जाके, नीतीश कुमार से तो बाद में पूछिएगा। तो मुश्किल यही है राजीव जी कि विपक्षी एकता ही केवल एकमात्र का है। और उस इंटरव्यू को आप देखना मत भूलिए इस ठीक कार्यक्रम है, और उस इंटरव्यू को आप देखना मत भूलिए इस ठीक कार्यक्रम के बाद क्या कुछ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पैरेलली क्यों लोग कर रहे हैं उनका विरोध, इन तमाम सवालों का जवाब ठीक इस कार्यक्रम के बाद एक इंटरव्यू में आप देखेंगे। तो उस इंटरव्यू को भी जरूर देखिए इस कार्यक्रम के बाद। प्रशांत टंडन जी का इंटरव्यू है, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन बढ़े हम आगे और आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, क्या विपक्षी एकता, जैसा बता रहे हैं अभी प्रशांत टंडन जी, कि अगर ये धरातल पर आ जाए, जो अब 2-3 दिन की बात है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। 3 महीने पहले चुनाव करवाना किसके हक में जा सकता है? अगर ऐसे देखा जाए, अगर भारतीय समाजशास्त्र को देखा जाए, सामाजिक संरचना को देखा जाए, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखा जाए, उसमें लगातार गिरावट हम देख रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं उस हिसाब से भी देखा जाए, तो क्या लगता है आपको कि चाहे आप जल्दी करवाइए या बाद में करवाइए,
इस बार बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए चुनाव, ये माना जाए? राजू जी, आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूं। जी। मनोज मुंतशिर ने जो अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट प्रधानमंत्री से मिला, मुझे लगता है कि जब सूरज ढलान पर होता है तो बौनों की परछाई बहुत लंबी हो जाती है। मनोज मुंतशिर कुछ ऐसे ही लोगों में है, और ये दरअसल हमारी सियासत की सांधबेला है। इसमें ऐसे ही बौनों का कद लंबा दिखाई पड़ रहा है। माने होता यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा चिंतक हो तो ऑब्वियस है, या राजनीति को समझने वाला हो, या देश की परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई मंत्र देने वाला व्यक्ति हो, तो उससे प्रधानमंत्री को बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन मनोज मुंतशिर क्या है, ये आज तो पूरा देश जान गया है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जो अभी टाटा बाय बाय करके गए हैं मणिपुर को, जलते हुए मणिपुर को, और मुझे लगता है कि इस पर बात करना भी बेमानी। कोई मोदी जी ने पहली बार ये नहीं कर रहे हैं कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। नोटबंदी के समय पूरे देश को कतार में लगा दिया मोदी जी ने, अपनी मां को भी लगा दिया कि ताकि लोगों को लगे, और उसके बाद गोदी मीडिया घुटनों पल पर बैठ करके वो जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहा था कि देखिए ये है देशभक्ति, मां को लाइन में लगा दीजिए। मोदी जी ने मजाक उड़ाया लोगों का, जो पहले कह रहे थे कि अगर कोई हमसे गलती हो तो चौराहे पर खड़े होकर के सजा दे दीजिएगा। वो कहते हैं कि लोगों की शादियां टूट गई, और जिस अंदाज में वो कह रहे थे, मैं तो उस तरह के हाथों का इशारा भी नहीं कर सकता। वो मोदी जी कोरोना काल में कहां थे? लगभग अदृश्य दिखाई पड़ रहे थे उस समय, जब गलवान में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया, और यह सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि कितने भीतर तक चीनी सैनिक घुस आए हैं, उस समय भी मोदी जी गायब थे। तो मोदी जी कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करते। इसलिए मैं गांधी के शब्दों में कहूंगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो बेहद डरपोक और कायर होते हैं, जो परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते। हाँ, ये जरूर है कि वो विभाजन करके सत्तापरक राजनीति करने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। जो आपका सवाल है, ये मैं इंद्रप्रस्थ बनाम पाटलिपुत्र के बीच सीधी लड़ाई के रूप में देख रहा हूं। पाटलिपुत्र वो जिसका इतिहास बुद्ध की धरती के रूप में है, जिसका इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य की धरती के रूप में है, जहां पर सामाजिक न्याय की राजनीति जाकर के केंद्रित होती है, जो जेपी के आंदोलन की भूमि है, वहां पर विपक्ष जाकर के एकजुट हो रहा है, और विपक्ष ही एकजुट नहीं हो रहा है। इस देश का आम आवाम, जिसको आपने 81 करोड़ लोगों को कतारबद्ध कर दिया 5 किलो राशन लेने के लिए, और मोदी जी 8000 करोड़ के वायुयान में घूम रहे हैं, वो पूरा आवाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ खड़ा हुआ है। कहीं मजबूरी हो सकती है, वो जो डर पैदा किया गया है, वो जो नफरत पैदा की गई है, ये जरूर है कि वो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अगर आप उसकी नब्ज टटोलेंगे तो आवाज एक ही आती है कि इनसे कैसे मुक्ति मिले। जो पाटलिपुत्र में होने जा रहा है, वो दरअसल इस देश की आवाम को मुक्ति के लिए एक तरह की वो विपक्ष की बैठक है कि कैसे जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। और वहां पर राहुल गांधी की उपस्थिति, जो अमेरिका से लौट करके आए, जो अभी टंडन जी कह रहे थे कि वहां पे क्या होगा, ये राहुल गांधी की उस पूरी यात्रा की छाया में नरेंद्र मोदी की यात्रा होने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोल पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नरेंद्र मोदी जो प्रवासी भारतीय हैं उनको किन शब्दों में संबोधित करेंगे? क्या लोगों के सवालों देंगे? ये सवाल भी राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब खड़े हो रहे हैं। वो राहुल गांधी जो आज देश में सामाजिक न्याय की राजनीति के नए आइकॉन बनकर के उभरे हैं, वो राहुल गांधी जो विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज के रूप में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, वो राहुल गांधी पाटलिपुत्र में होंगे। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां पर मैं पिछले 6 महीने पहले कहता था कि इस देश में दलित एजेंडा गायब हो गया है, वो दलित, वंचित और आदिवासियों की आवाज के रूप में
मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचेंगे और नीतीश कुमार की अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति, ये जो गोलबंदी होगी, वो इस देश की जो फासिस्ट सत्ता है, जो इस देश की जो हिंदूवादी, जो हिंदू राष्ट्रवादी सत्ता है, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी। और इसीलिए चुनाव चाहे आप जनवरी में करा लें या मई में कराने, मुझे लगता है कि सत्ता का जाना तय है, क्योंकि लोगों का मानस अब बन चुका है। राहुल गांधी के बारे में धारणा आप लोगों की बदल चुकी है और इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चुनाव का समय आए और कब वो इस सत्ता को उखाड़ फेंकने में अपनी भूमिका अदा कर सके। जी, कब वो अपनी भूमिका और खासकर आगामी चुनाव को लेकर के। और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी सबसे लास्ट में बोलने वाले हैं, जो अभी जो समय और कौन कैसे बोलेगा, कब बोलेगा, शुरुआत में आपके सामने रख भी रहा था। तो जो विपक्षी एकता है, उस जो बैठक होने वाली है, उसमें जो स्वागत भाषण है वो नीतीश कुमार देंगे और यहीं से एक उस बैठक की शुरुआत होगी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, बाकी लोग हैं और सबसे लास्ट में राहुल गांधी को बुलाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीफ गेस्ट आता है। तो क्या राहुल गांधी को इस बैठक में भी उसी हिसाब से, उसी अंदाज से देखा जा रहा है? क्या राहुल गांधी विपक्षी एकता की धुरी बन चुके हैं? क्या राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के बीच भी अपनी पार्टी में जितने पॉपुलर हैं, जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी जैसे बढ़ रही है, तो क्या विपक्षी नेताओं के बीच भी उतने ही पॉपुलर होते जा रहे हैं? एक बात और, एक खबर आप लोगों के बीच रख दूं कि राहुल गांधी अभी ट्रक की यात्रा कर रहे थे वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक, और वहाँ उन्होंने कंपेयर किया कि भारत में ट्रक कैसे होते हैं और वहाँ कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ ट्रक में एसी भी लगा हुआ है, सोने की व्यवस्था है, अच्छा है, सीट अच्छी है। तो हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं गडकरी साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी वैसा ही ट्रक, वैसी ही व्यवस्था हम करेंगे। तो ये राहुल गांधी के उस ट्रक की यात्रा का असर माना जा सकता है। हम लोग खबरों में कहते हैं ये डीबी लाइव की खबर का असर जैसे, तो वैसे ये राहुल गांधी की ट्रक यात्रा का असर है कि अब ट्रक ड्राइवरों को भी एसी ट्रक अब यहाँ हिंदुस्तान में मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज ही मंत्री साहब गडकरी साहब ने ये कहा है, ऐसी इसकी घोषणा कर दी है। शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूँ। सुनील शुक्ला जी, राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, ज़रा यहाँ से भी शुरुआत करें, अलग अलग मसलों पे हम बात कर ही रहे हैं। राहुल गांधी को लास्ट में बुलाया जा रहा है बोलने के लिए, किस रूप में देखा जाए? जो अभी तक जो कार्यक्रम आया है विपक्षी एकता को, उस हिसाब से। दरअसल ये इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो माहौल बना है, उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। विपक्ष के नेता के रूप में एक जो बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह राहुल गांधी ने जो किया है, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी को सबकी बात सुनने के बाद अपनी बात कहने का जो मौका दिया जा रहा है वो उचित भी है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं वो, और इस समय जो सरकार के खिलाफ हमले हो रहे हैं उसकी अगुवाई राहुल गांधी के ही हाथों में है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जो एक इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक वातावरण तैयार किया है, उनके योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जनता के जो मसले हैं, उन मसलों को राहुल गांधी लगातार उठाते रहे। अगर अकेला कोई नेता या अकेली कोई पार्टी, अगर किसी एक को श्रेय दिया जाना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर लगातार लड़ रही है और सरकार के ऊपर हमलावर है, तो वो कांग्रेस है और राहुल गांधी है। जो अब अमेरिका की, जैसे हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं, यह भारतीय प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा है, और जब आधिकारिक यात्रा होती है तो किसी नेता की यात्रा नहीं होती है। कूटनीति के भाषा में वो किसी नेता की यात्रा नहीं होती, उस देश की यात्रा होती है, और उस देश को जो अमेरिकी प्रशासन है वो आमंत्रित करता है, और उस देश के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो जाते हैं वहाँ पे। तो आप ठीक है, आपने प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से अमेरिका, यूएस जो है वो एक अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखने वाला देश माना जाता है, गिना जाता है, वही उसकी प्रतिष्ठा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार कोई आधिकारिक यात्रा पे गए हों। बराक ओबामा जैसा बड़ा नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहाँ पर आमंत्रित किया था शासकीय यात्रा का, अधिकृत यात्रा के लिए। ठीक है,
लेकिन जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने खड़ा किया है वह मुद्दे अमेरिका में भी लोगों के बीच में सर चढ़ के बोल रहे हैं। अगर 18-19 नागरिक संगठन अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि ये इस पर विरोध दर्ज किया जाना चाहिए और अमेरिकी प्रशासन को भी भारतीय प्रधानमंत्री के सामने इन मुद्दों को उठाना चाहिए, तो ये सामान्य बात नहीं है। और ये भारतीय राजनीति की विफलता है कि एक प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस तरह के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार के जो मुद्दे वहाँ के नागरिक संगठनों ने उठाया है उन मुद्दों का कोई जवाब भी सरकार के पास नहीं, और उस सभी मुद्दों को राहुल गांधी ने खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि उन मुद्दों को राहुल गांधी ने हवा देने में, उनको लोगों के बीच ले जाने में, उसको विमर्श का केंद्र बिंदु बनाने में राहुल गांधी की भूमिका से आप इनकार कर सकते हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश है, भारतीय संविधान को कमजोर करने की कोशिश है, विपक्ष को या असहमति को स्थान न देने का जो प्रयास है, भारत के संघीय ढांचे पर जो हमले हैं, ये तमाम जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया है उन मुद्दों को लेकर के अमेरिकी समाज में भी हलचल है और अमेरिकी राजनीतिज्ञों में भी इस बात को लेकर के हलचल है। तो जो कुछ भी इस पृष्ठभूमि में पटना में होने जा रहा है और राहुल गांधी की उपस्थिति वहाँ पर है, महत्वपूर्ण है। जो बीजेपी की बेचैनी यही है कि अगर यह एकता सफल हुई, और जो होनी ही होनी है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि यह जो विपक्षी दलों की एकता है, ये जो आपस में मिलने की कोशिश है, ये जनमत के दबाव में। जो गैर भाजपा मतदाता है, लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह का माहौल बने, एक के खिलाफ एक, माने एक भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एक विपक्षी उम्मीदवार की स्थिति बने, भाजपा गैर भाजपा मतों में बंटवारा न हो। ये जन दबाव है। इस जन दबाव के तहत जो पटना में ये बड़ी बैठक है और यह अभियान सफल अगर होता है, मेरे जैसे व्यक्ति को लगता है कि यह सफल होगा ही होगा, क्योंकि यह किसी के राजनीतिक हितों की पूर्ति नहीं करता, बल्कि जनता के दबाव के कारण हो रहा है। जनमत इस तरह का देश में बना हुआ है। यह बीजेपी की खलबली है, क्योंकि बीजेपी अगर जहां भी एक के खिलाफ एक की स्थिति बन रही है, वहां पर वो कामयाब नहीं है। उसके खिलाफ जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लोग सड़कों पर निकल करके अपनी बात को कह रहे हैं, अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हैं। तो बीजेपी की बेचैनी केवल यह है कि न केवल देश में, साथ ही साथ विदेश में जो इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना, और उस राजनीतिक माहौल को राजनीतिक परिणाम में बदलने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के राजनीतिक दल कर रहे हैं, वह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए यह जो सत्तारूढ़ दल है वो चाहता है कि यह एकता न होने पावे, या जो मत विभिन्नता है वह ज्यादा मुखर होकर के सामने आवे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो मुद्दे खड़े हैं, जो मुद्दे, जिसे कह रहे हैं कि नेता कौन है, नेता मुद्दे हैं, उन मुद्दों का जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से वहां के भ्रष्टाचार की बात कीजिए। जिस समय वो पुल बनना शुरू हुआ था उस समय सरकार में बीजेपी शामिल थी, वो अपनी जिम्मेदारी भी तय कर ले। वो कहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया? अगर बिहार के तत्कालीन सरकार की अगर विफलताओं का आप उल्लेख करना चाहते हैं तो आप ये भी कीजिए कि आप कहाँ थे, क्योंकि उस सरकार के अपंग रहे हैं। तो आप, और दूसरी चीज, अगर आप नीतीश कुमार के कथित भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो मुद्दे उठे उसका भी जवाब दे दीजिए। आप अगर आप अडानी के सवाल पे जवाब क्यों नहीं देने के लिए तैयार है? क्या भ्रष्टाचार के आरोप एक तरफा है, आपके पर कोई जवाब नहीं है? इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल यह है कि एक राजनीतिक माहौल इस देश में बना हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विफलताओं के खिलाफ है। मेरा अपना मानना है कि गवर्नेंस की असफलताओं को लेकर के बने हुए मुद्दे कृत्रिम वातावरण से उसको दूर नहीं किए जा सकते, उन पर सरकार की जवाबदेही तय होती है। चूंकि सरकार के पास उन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है और इसलिए इस मुद्दों को लेकर के एक राजनीतिक माहौल बनाने का जो काम कांग्रेस और राहुल गांधी ने किया है, इसलिए इनकी बड़ी भूमिका बढ़ जाती है और इसकी जवाबदेही बीजेपी पे बनती है और उस जवाबदेही से वो बच नहीं सकती। जी बिल्कुल, जवाबदेही से बच तो नहीं सकते। आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। फिल्मों की पटकथा आप लिखते रहे हैं, पत्रकार भी हैं, और पटकथा की बात, स्क्रिप्ट राइटिंग की बात अभी हो रही थी। एक महान स्क्रिप्ट राइटर हम लोगों के बीच जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को सही मायने में देखा जाए तो कटघरे में खड़ा करके, और वो बार बार स्टेटमेंट बदलते हुए नज़र आते हैं। बात कर रहा हूं मैं मनोज शुक्ला मुंतशिर का, जो पहले मनोज मुंतशिर लिखते थे, बाद में उन्होंने शुक्ला बताना शुरू किया ताकि ये पता चले कि नहीं जी वो हिंदू हैं और हिंदुत्व के कितने बड़े वो ध्वजवाहक हैं। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सबको पता ही है। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये कोटेड है क्योंकि वो मनोज शुक्ला नहीं लिखते थे, मनोज मुंतशिर ही लिखते थे। आप लोग सुनील शुक्ला जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि उनके आसपास के ही हैं वो, तो इसलिए भी। लेकिन बात यहाँ ये है कि राजनीति, और जिसमें ऐसी फिल्मों, ऐसे फिल्मकारों, इन सब के साथ साथ बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। आप याद कीजिए कि एक बहुत बड़े देश के सबसे बड़े पत्रकार हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था और पूछा था कि आम आप छील के खाते हैं या काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछा था। तो ऐसे पत्रकार, ऐसे फिल्मकार कभी कश्मीर फाइल्स लेके आ जाते हैं, कभी द केरला स्टोरी लेके आ जाते हैं। अभी 4-5 फिल्में आप ही बता रहे थे लाइन में है, क्योंकि मैं फिल्में देखता नहीं हूँ इसलिए थोड़ा मेरा ज्ञान जो है वो अल्प है, कम है, तो इसलिए भी आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। क्या ये लोग हिंदुत्व के नाम पर और ऐसे तमाम जो बीजेपी के अपने एजेंडे होते थे, उन एजेंडों के नाम पे बीजेपी को उस गड्ढे में ढकेल रहे हैं जहां से बीजेपी का बाहर निकलना आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो सकता है? जैसी बात यहां अभी शुरुआती दौर में कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि इन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व को ही नीचा दिखाया है, हिंदुओं को ही नीचा दिखाया है, और वही कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे भी इधर हम बाहर जाते हैं, मतलब बिल्कुल सियासत पे अगर आते हैं तो क्या लगता है सियासी तौर पे भी ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक ज़्यादा हैं। और इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम जो लेके आ गई थी, उसके बाद से तहलका मचा दिया था बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच से बजरंग बली का अपमान कह रहे थे। लेकिन ये भी तो बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं, तो यहाँ मोदी जी की चुप्पी क्यों है? यहाँ दूसरे नेताओं की चुप्पी क्यों है? आपने तो अपमान किया है ना, आप कह रहे हैं कि भगवान ही नहीं है बजरंग बली। तो जरा सियासत को समझाइए, क्या चल क्या रहा है? हमारे लिए जो सब कुछ है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यही कहते हैं ना, यही है। देखिए, अपमान वाली बात तो न धर्म के अपमान से उनको मतलब है, न हनुमान जी के अपमान से उनका कोई लेना देना है। अगर हनुमान जी के अपमान से लेना देना रहता तो बजरंग दल नहीं बनाते। अगर राम से, अगर उनको राम के अपमान से उनको लेना देना होता तो श्री राम सेना और राम के नाम पे कौन कौन बन खड़े हुए हैं, उनको उनके लिए नहीं खड़े होते। अब यह जो फिल्म है, अब ये समझिए कि फिल्म में लेखक की क्या भूमिका होती है। फिल्म में लेखक जो है एक पायदान है, महत्वपूर्ण है वो लेखक, लेकिन सिनेमा में लेखक ही महत्वपूर्ण नहीं है। ढेर सारे लेखक हुए इंडस्ट्री में, पता नहीं, मैं नाम गिनाने लगूँ तो हमारे यहाँ तो अभी 55,000 लोगों की लिस्ट है। 55,000 राइटर हैं, राइटर एसोसिएशन अभी भी रजिस्टर्ड राइटर जो, उनमें से आप कितने राइटरों के नाम जानते हैं? और क्या फिल्म देखते हैं तो राइटर के नाम से फिल्म देखने जाते हैं? आप नहीं जाते। फिल्म देखने जाते हैं तो हीरो के नाम से देखने जाते हैं, डायरेक्टर के नाम से देखने जाते हैं। तो फिल्म के हीरो प्रभास है, आप जानते हैं, हीरो में इतनी ताकत होती है कि कुछ भी बदल दे, कुछ भी बदल सकता है हीरो, उसको हीरो उसी को कहते हैं। फिर जो है डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है जो सिनेमा को कंसीव करता है कि कैसे पर्दे पे आएगा, कागज पे जो लिखा है वो पर्दे पे कैसे आएगा, वो डायरेक्टर तय करता है। लेकिन आप राइटर जो है वो लिख करके स्क्रिप्ट दे देता है, जो उसमें सजेशन आते हैं डायरेक्टर के, वो सारे सजेशन एकोमोडेट करता है और चीजें लिख के दे देता है। लिख के दे देता है, उसके बाद कैसे शूट हो रही है वो जानता है वो डायरेक्टर और हीरो। अब ये बताइए कि पूरे प्रकरण में कहीं आपको हीरो दिखाई पड़ रहा है कहीं कुछ बोलता हुआ, कहीं डायरेक्टर दिखाई पड़ रहा है कुछ बोलता हुआ? अच्छा, हीरो और डायरेक्टर से बचता तो जो प्रोड्यूसर होता है फिल्म का वो बोलने लगता है। क्या कहीं प्रोड्यूसर बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? टी सीरीज का कोई बयान आपने देखा? एक आदमी बोल रहा है, मनोज मुंतशिर, जिसको आप शुक्ला भी जोड़ रहे हैं। ऐसे कई शुक्ला जी आए मोदी जी के आने के बाद, हमारे शुक्ला जी तो पहले से है शुक्ला, लेकिन रवि किशन शुक्ला भी एक, आप याद कीजिए, वो भी पहले रवि किशन कहलाते थे, वो रवि किशन शुक्ला हो गए।
तो खैर अच्छी बात है, शुक्ला जी ने अपना नाम निकाल लिया, इस नाम में बुराई नहीं, अच्छा अच्छी बात है। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला जी जो है इतनी चर्चा में क्यों है, सवाल सबसे बड़ा ये है। और जब इस सवाल का जवाब दीजिएगा, जो कि जवाब दिया है, किसने दिया है जवाब दिया, आपने थोड़ी देर पहले जो अपने वीडियो कट दिखाया, और कांग्रेस के एक नेता बोल रहे हैं कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री से हम बिना अपॉइंटमेंट के मीटिंग कर लेते हैं। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ही इस फिल्म के जनक कहिए, इस फिल्म के ये कैसी फिल्म बनेगी इन्होंने ही सोचा होगा, सारा कुछ किया होगा, इसलिए ये स्थिति बनी, ऐसी फिल्म बनी। और देखिए सारे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सबके नाम है उसमें, आभार जताया है उनके प्रति। और ये फिल्म बेसिकली एक एजेंडा के तहत बनाई गई थी कि फिल्म के आने के बाद जो राम मंदिर को लेकर के हवा है और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब कभी कभी उल्टा भी मिसफायर भी हो जाता है। एक आपने देखा होगा, ये अगर रियल लाइफ में नहीं देखा है तो कम से कम वेब सीरीज में देखा होगा, वो नकली पिस्तौल चलाता है, वो जो पिस्तौल फट जाता है और उस चलाने वाले के हाथ ही जख्मी हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, नकली पिस्तौल जब चलाएंगे तो ऐसा ही होगा कि वो मिसफायर हो गया, बीजेपी को उल्टा कर गया। लेकिन अभी देखिए कोई भी जो है, ये जो बकवास करने वाले लोग हैं सिनेमा को लेकर के, कोई बोल रहे हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब चुप बैठे हुए। हिंदू धर्म के जितने कथित ठेकेदार हैं सबने चुप्पी साध ली है, एक बयान किसी का नहीं, न नरोत्तम मिश्रा का बयान है, न अनुराग ठाकुर का बयान है, न हमारे रविशंकर प्रसाद जी का बयान। अभी रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे, सुनील भाई ने सही कहा कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो रेलवे मिनिस्टर की, ये क्या कहते हैं, सड़क पुल की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो ये बताइए कि जितने दिन बीजेपी सत्ता में रही नीतीश कुमार के साथ, जितने साल, 17 साल में कम से कम 14-15 साल तो रही है, 14-15 साल लगातार बीजेपी के पास ही सड़क निर्माण मंत्रालय रहा। रोड मिनिस्टर जो है पहले थे वो नंदकिशोर यादव साहब, बाद में हुए नितिन नवीन साहब। तो ये दोनों साहब जो है, जो अच्छा पुल जो गिरा है, पुल किसने बनवाया, कौन बना रहा है, एजेंसी कहाँ की, गुजरात की एजेंसी है, उस पर अनुराग ठाकुर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर इस बात पे भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपके गुजरात में जो पुल गिरा था और 175 लोग या कितने मर गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज तक किसी जिम्मेदार आदमी को ढूंढा गया, किसी ने किसी को आरोप लगाया कि इस पुल के लिए कौन जिम्मेदार था। अब रविशंकर प्रसाद जो बोल रहे थे कि कुर्सी के लिए गठबंधन, तो जिस सरकार में पहली बार वो मंत्री बने थे वो भी गठबंधन की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार, तो वो कुर्सी के लिए थे या नहीं थे। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार बड़े महत्वपूर्ण रोल में थे, समाजवादी धड़ा उनके साथ जुड़ा, तब जाकर के संघ को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली। क्या ये भूल गए? संघ तो लगातार गठबंधन करता रहा, जनता पार्टी में मिला, फिर जनता पार्टी से जनता दल के साथ आया, फिर नीतीश जी के साथ आया। तो आप गठबंधन किस लिए कर रहे थे? आप गठबंधन कर रहे थे देश की सेवा करने के लिए, और देश की सेवा क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को आपने मार दिया कोरोना में, कितने लोगों को मार दिया किसान आंदोलन में। पहलवानों के साथ देखिए क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। जो महिला पहलवान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है, उनके साथ क्या हुआ, किधर न्याय मिला? तो अनुराग प्रसाद को उसको लेकर के शर्म आती है कि नहीं आती है? अच्छा, अब सब ये कि डायलॉग पे जो बात कर रहे हैं, डायलॉग की मर्यादा को लेकर के, अनुराग ठाकुर जिस तरह के डायलॉग बोलते हैं अपनी रैलियों में या जहां तहां उनके आते हैं, क्या वो मर्यादा वाले डायलॉग हैं? मोदी जी बोलते हैं, क्या मर्यादा वाले संवाद हैं? प्राची एक और क्या है, वो बोलती है कहीं मर्यादा वाले, साध्वी प्राची है वो बोलती है कहीं मर्यादा है। और गांधी, आपको राम और हनुमान को लेकर के बड़ी चिंता होती है, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, कोई दूसरा बनाता है तो गांधी पे गोली कैसे चलाते हैं? क्या गांधी पे जब गोली चलाते हैं तो देश के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती है? अगर भावनाएं आहत होती हैं तो। लेकिन फिल्म को खामखा जो है ये इशू बनाया हुआ है इन्होंने। क्यों बनाया हुआ? ताकि आप भटके रहिए। कम से कम चर्चा तो आप राम हनुमान पे ही कर रहे हैं, बेरोजगारी पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, भुखमरी पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए इस पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। और आपने जो लिखा है विपक्ष की बैठक से बीजेपी में खलबली, इसकी वजह यह है कि देखिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, मैं पश्चिम बंगाल को फिलहाल छोड़ देता हूँ,
बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश अगर 3 राज्य को जोड़ते हैं तो 134 सीट होती है, 134 सीट। 130 सीट पे नीतीश कुमार बड़े प्रभावी व्यक्ति हैं। अगर कहीं कुछ 23 जून 2023 को कुछ बना तो बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, एक समझ लीजिए। फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला देते हैं तो 87 सीट होती है। 87 सीट में बड़ी टेंशन में है बीजेपी। फिर आप जोड़िए कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुल 118 सीटें। वहां कांग्रेस पार्टी वो 2019 वाली नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी 2024 में होगी, जो नई पार्टी है, जहां कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी ताकतवर नेता के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बदल गया है। तो इस बार बराबर की फाइट होने वाली है। कर्नाटक में तो देख लिया कि कैसे पटक करके मारा बीजेपी को, हनुमान जी भी लेकर के आ गए बगल में, मोदी जी, फिर भी हार गए। तो वो जो 118 सीटें हैं वो संकट में है, जहां कांग्रेस सीधा फाइट में है। फिर आपको मैं बताऊं, ये जो पंजाब और केरल है, तो 20 सीट और 13 सीट, 33 सीट, इसमें बीजेपी कहाँ है? कहीं नहीं है बीजेपी, एक सीट बीजेपी के पास नहीं, वहां है तो कांग्रेस है। फिर आपको मैं बताऊं कि हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये चारों स्टेट मिलाते हैं तो 26 सीट होती है। इन 26 सीटों में भी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। तो हिमाचल प्रदेश में तो देख ही लिया लोगों ने, अभी देखना बाकी है हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में, वो इस बार दिखाई पड़ेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव, ये जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए, वहां कांग्रेस दिखाई पड़ गई बड़ी मजबूती से। फिर 3 राज्य हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए बड़े अच्छे राज्य हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 3 राज्य हैं उत्तराखंड, गुजरात और असम, जहां 45 सीट आती है। ये 45 सीट पे खम ठोक सकते हैं। तो बताइए, क्या 45 सीट के भरोसे केंद्र में सरकार बनेगी? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे इन 45 सीटों पर? तो कुल मिलाकर के इनको दिख रहा है कि जो बिहार में गठबंधन होने जा रहा है, अगर आंशिक तौर पे भी गठबंधन सफल हो गया। संजय जी, सिर्फ गुजरात ही रखिए, क्योंकि उत्तराखंड और असम को भी किनारे ही कीजिए, उसमें भी डेंट 100% है। और गुजरात में भी बिल्कुल मान लिया कांग्रेस कर रही है, गुजरात में भी जो काम कांग्रेस कर रही है वहाँ भी तो कहाँ है बीजेपी? बिल्कुल देखिए, हरियाणा में 10 की 10 सीटें लेके गए थे आप, गुजरात की 26 की 26 सीटें लेके गए थे आप, राजस्थान की 25 से 25 सीटें आपके पास, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें आपके पास, इधर मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें आपके पास। सब कुछ बिल्कुल 100% रिजल्ट लेके तो आ गए थे आप, लेकिन हर बार क्या वही होगा? काठ की हांडी क्या बार बार चढ़ेगी? इस बार तो स्थिति है ये राजीव जी कि मोदी जी की छवि खराब हुई है, लगातार ब्रांड कमजोर हुआ है। अच्छा, जिस तरह से आप कर्नाटक में देखा, अपने मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए कि वो अक्सर राकेश भाई बोलते हैं कि वहां महाराज हैं, शिवराज हैं और एक और राज, तो ढेर सारे राज जो है वहां गड़बड़ कर रहे हैं, एक नाराज है ना। तो वो आप देख ही रहे हैं। तो एक लेकर के अगर गुजरात की बात करें तो बताइए, अच्छी आपने बात याद दिलाई, 26 सीट को लेकर के कैसे सरकार बनेगी? तो इनकी चिंता जो है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से इसलिए है कि नीतीश कुमार जो 23 तारीख को कर रहे हैं, उस गठबंधन का स्वर क्या निकलता है। और इनको लगता है कि अगर वाकई गठबंधन हो गया तो इनकी फजीहत होने वाली है, हार नहीं होने वाली है, फजीहत होने वाली है। होने के मतलब होता है मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो जैसा कि स्वामी जी अक्सर बोलते रहते हैं, फाफड़ा ढोकला, हालांकि मैं तो बड़ा अच्छा मानता हूं स्वामी जी, फाफड़ा ढोकला मैं भी खाता हूं, जलेबी के साथ बड़ा टेस्टी लगता है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि गुजरात जो है दुनिया में एक ऐसा स्टेट है जिसने ऐसे 2 रत्न पैदा किए, गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी तो ऐसा रत्न है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसे जगमगा रही है पूरी दुनिया। उनको मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती की रोशनी और सूरज की रोशनी में जो अंतर होता है, गांधी और मोदी जी में अंतर है। आप चाहे जितना गोली मारो, गांधी मरने वाले नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है सारा तनाव बीजेपी में जो खलबली है, और इनके बयानों को बहुत महत्व नहीं दीजिए। अनुराग ठाकुर हो या ये जो है रविशंकर प्रसाद हो,
देखिए, क्या राजनाथ सिंह कुछ बोलने आ रहे हैं? राजनाथ सिंह को बोलने आना चाहिए। राजनाथ सिंह तो इस इलाके के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लिए ठाकुरों के बड़े नेता, राजपूत नेता माने जाते हैं। मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो चुप्पी क्यों साधे हुए? क्योंकि उनको हकीकत पता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खलबली है, और खलबली धीरे धीरे और बढ़ेगी राजीव जी, खलबली कम नहीं होने वाली है। 24 तारीख को देखिए खलबली और बढ़ गई जी। 23 तारीख को मीटिंग है, 23 के बाद ये खलबली और बढ़ जाएगी, जैसा कह रहे हैं धनंजय जी। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं? इधर राहुल गांधी आज रात को वापस लौट रहे हैं हिंदुस्तान, और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, और मतलब अब पहुंचने रास्ते में, अमेरिका के रास्ते में, और राहुल गांधी वापसी। और ऐसे में अमेरिका में जो राहुल गांधी करके आ रहे हैं और उसके बाद जो कुछ वहाँ हो रहा है, जैसा प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले, यहीं से खलबली की शुरुआत है क्या, ये माना जाए? निश्चित तौर पर राजीव जी, खलबली तो शुरू हो गई है। और जिस तरीके से हमारा जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो मोदी मोदी कर रहा है, उससे तो ये साफ मालूम पड़ता है कि मोदी जी के ऊपर दबाव बहुत भारी पड़ गया है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बाद अब मोदी जी के ऊपर दबाव है बहुत ज़्यादा, कि उनको अपने को साबित करना है। हाउडी मोदी जैसा वो करके आए थे, कि वैसा ही उनका जो है वो अभी तक जलवा कायम है, और राहुल गांधी की यात्रा के बाद उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। ये साबित करने का बहुत बड़ा दबाव इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। मुझे लगता है कि पिछली जितनी भी यात्राएं प्रधानमंत्री की रही हैं तमाम देशों की, उन पर जितना खर्चा हुआ होगा उसका कई गुना ज्यादा खर्चा जो है प्रधानमंत्री की इस यात्रा पे होगा। हालांकि ये उनकी राजकीय यात्रा है, मतलब जो बाइडेन और मिसेस जिल बाइडेन जो है उनकी निमंत्रण पे है, लेकिन खर्चा जो मोदी कराने के लिए अमेरिका में किया जाना है वो बहुत ज्यादा होगा इस बार जो है कुल मिलाकर के। अच्छी बात है कि सब मंदी का समय चल रहा है, तो अब कुछ लोगों के पैसे भी बने, लेकिन सवाल ये कि उससे भारतीय व्यापारियों को फायदा नहीं होगा। जो वहाँ मोदी करने के लिए इकट्ठा किए जाएंगे, तो वहाँ अमेरिका की इकोनॉमी को ही उससे थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा जो वहाँ खर्चा किया जाएगा। ये खर्चा अगर यहाँ होता मोदी कराने के लिए, तो कुछ भारत की इकोनॉमी को भी कुछ फायदा होता, तो अच्छी बात होती। लेकिन चूंकि वो अमेरिका जा रहे हैं, उनके मित्र जो हैं डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पहले ही नारा लगा चुके हैं अमेरिका फर्स्ट, तो मोदी जी अमेरिका फर्स्ट करने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी के लिए कभी भारत फर्स्ट रहा नहीं, इंडिया फर्स्ट रहा नहीं कभी भी। उनके लिए तो उनकी दोस्ती फर्स्ट रही। वहां जाके हाउडी मोदी कर रहा है, हाउडी इंडिया तो किया नहीं उन्होंने वहां जाकर के किसी भी तरीके से। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारत को दांव पे लगा करके और वहां जो है वो अब गए हैं अपना स्वागत सत्कार कराने के लिए। अब देखना ये है कि उनके जो मित्र दूसरे वो वहां क्या करते हैं, जो उनके असली मित्र हैं जिनके लिए उन्होंने हाउडी मोदी किया था। तो अब ये राजीव जी उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट तो निश्चित तौर पे है प्रधानमंत्री के ऊपर, और उनके चेहरे पे जो भाव है इस चिंता के वो साफ पढ़े जा सकते हैं प्रधानमंत्री के। मतलब जो उनके विजुअल्स आ रहे हैं और जो क्लोज विजुअल्स आ रहे हैं, उनसे साफ लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो है इस समय बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा दबाव में इस समय महसूस हो रही है। अब जिस तरीके से ऐसे अगर विजुअल देखे होंगे आज जब प्रधानमंत्री जा रहे थे, और हमेशा उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन बहुत दुखी मन से वो आज बाय बाय कर रहे थे, बहुत दुखी मन से जा रहे थे। ये समझ में नहीं आया कि हमेशा हंसमिजाज खुशमिजाज जो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो आज दुखी मन से क्यों जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे थे तो बहुत शायद उनको ये पीड़ा, ये बेचैनी उनके अंदर भी होगी कि पता नहीं वहाँ क्या क्या किन किन विरोधों का सामना करना पड़ेगा। और उन विरोध की जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी ठीक इस कार्यक्रम के बाद एक इंटरव्यू आप देखेंगे। जो लोग विरोध करने वाले हैं उनमें से एक, उनका इंटरव्यू प्रशांत टंडन जी अभी थोड़ी देर बाद वो लाइव आप देखेंगे ठीक इस कार्यक्रम के बाद, कि कौन लोग विरोध करने जा रहे हैं, क्यों विरोध करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक इस कार्यक्रम के बाद आप देखिए। लेकिन आना चाहता हूं फिर से अमलेंदु जी आपके पास, कि प्रधानमंत्री निराश हताश दिखाई दे रहे थे जब वो प्लेन में चढ़ रहे थे। तो देखिए राजीव जी, दो हताशा और निराशा प्रधानमंत्री के चेहरे पर पड़ी जा सकती है। एक तो अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका में क्या होगा ये दुखी लगी हुई है। अब वहाँ जो है वो जो बाइडेन जो है वो छतरी लेकर के हवाई जहाज के अंदर रिसीव करने आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी है। हो सकता है कुछ इंतजाम कराए गए हो कि भाई कुछ ऐसा कर दो, प्रधानमंत्री का जो है वो बहुत टेम्पो गिरा हुआ है भारत में, तो कुछ इंतजाम किए जाए। तो अब देखना है कि वो जो मैनेजर्स है प्रधानमंत्री के वो कितना कुछ करते हैं। दूसरा राजीव जी, जो दुख और निराशा है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, वो ये है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में एकदम बिल्कुल असफल साबित हुए हैं।
तो अब वो छिपाए नहीं छिप पा रही है मणिपुर की असफलता जो है। मुझे लगता है कि उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं और सवाल देश के अंदर भी उठ रहे हैं और देश के बाहर भी उठ रहे हैं कि जब आपका एक राज्य जो है जहां वायदा करके आए थे कि आप उसको प्राथमिकता देंगे, वो 45 दिनों से जल रहा है, आपके केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया जा रहा है, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के घर जलाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे हमला हो रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर की चिंता ना करके अगर अमेरिका में जो है वो मोदी कराने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि देश के अंदर भी बदनामी हो रही है, देश के बाहर भी बदनामी हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो भाव है ये प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ पड़ा जा सकता है कि किस तरीके से इस बदनामी से छुटकारा पाया जाए। मुझे लगता है कि अब जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसको कुछ टास्क दिया गया होगा कि ये दाग धब्बे जो हैं इनको किस तरीके से साफ किया जाना है, किस तरीके से इस पे जो है वो रोगन पॉलिश सब किया जाना है। ये सब चीजें हैं, तो वो दबाव तो साफ तौर पर राजीव जी दिखाई पड़ रहे हैं। इधर दबाव जो दूसरा एक और है वो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जाएंगे। अब कल सुना जाता है कि वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा का जो है वहां जाकर के योग भी करेंगे, वहां जाकर के अब अनुलोम विलोम करेंगे कि शीर्षासन करेंगे, ये देखना होगा। पंडित नेहरू की तो जो है वो बहुत चित्र वायरल होते हैं शीर्षासन करते हुए कि पंडित नेहरू शीर्षासन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है जिन्होंने दावा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनवाया है और योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलवाई है, वो शीर्षासन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कौन सा वहां करते हैं। अब वो दंडवत प्रणाम तो सेंगोल को ठीक से हुआ नहीं था, उसमें दोष थे बहुत ज्यादा, तो वो भी सब वायरल हो रहा है। मतलब ये है कि कुल मिला के जो भी आप काम करें उसमें आपको पूर्णतः निपुण होना चाहिए। फिर आप चाहे वो दंडवत प्रणाम करें और चाहे आप योगासन करें, जो भी आप करें उसमें आपको निपुण होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि वहां से जो तस्वीरें आती हैं योगाभ्यास की प्रधानमंत्री की, वो किस तरीके से और कौन सा नया योग जो है वो प्रधानमंत्री वहां ईजाद करते हैं कि ये जो है नया नरेंद्र मोदी आसन है जो प्रधानमंत्री वहां कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। इधर जो है उल्टा आसन जो है प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी को पूरी को जो है वो शीर्षासन कराने की तैयारी विपक्ष कर रहा है यहाँ 23 जून की बैठक के जरिए कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शीर्षासन कराया जाए। तो अब जो है वो सुनील शुक्ला जी बता ही गए हैं कि वो जो अनुराग ठाकुर साहब बोल रहे थे कि वो पुल पे जाकर के सवाल किया जाए, तो पुल पे तो सवाल होंगे निश्चित तौर पे। उसी पुल का ठेका जो है वो गुजरात में भी है और गुजरात की कंपनी है, प्रधानमंत्री ने ही जाकर के उसका शिलान्यास किया था उस पुल का। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए सीबीआई से कि ठेका दिया किसने था। अनुराग ठाकुर साहब केंद्र में मौजूद है, सीबीआई जांच करवाई उसकी पुल की किसने दिया गया था, लेकिन वो जांच नहीं होगी किसी भी हाल में, क्योंकि जांच अगर हो जाएगी तो सीबीआई को दबाव आ जाएगा फिर कि किस तरीके से जांच होनी है। अब वो सब चीजें हैं, बहरहाल चूंकि राजनीति है और जनता की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर होती है, ऐसा राजनेता मानते हैं। अब होती है नहीं होती वो अलग का मसला है, लेकिन राजनेता ऐसा मानते हैं कि चूंकि जनता की याददाश्त कमजोर होती है तो कुछ भी बोल के बोला जा सकता है। मन की बातें तो कर रही है, तो मन की बातें हैं, मन की बातें की जा रही हैं, तो अब मन की बात करने का अधिकार है प्रधानमंत्री को थोड़ी, उनके बाकी मंत्रियों को भी है। तो बाकी मंत्री भी कर रहे हैं और जो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए वो भी मन की बात कर रहे हैं, और मन की बात में लिट्टी चोखा भी कर रहे हैं हमारे रविशंकर प्रसाद जी। अब पता नहीं दिल्ली में आकर के वो कितना लिट्टी चोखा खाते या नहीं खाते हैं, और यहाँ कैसे जो कि गोबर का इंतजाम करते हैं लिट्टी को भूनने के लिए, अब ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी प्रधानमंत्री के ऊपर संकट निश्चित तौर पे है, उनकी छवि के ऊपर सबसे बड़ा संकट है। और जो जिस तरीके से कर्नाटक में डेंट लगा है और जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जो परिस्थितियां बन रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि डेंट लगना है। और विपक्षी एकता अगर मजबूत हो जाती है, मैं कहता हूं कि 4-5 राज्यों में ही, नए राज्यों में भी अगर विपक्षी एकता हो जाती है, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हो जाते हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में 100% सफलता पाई थी, अब वहां सीटें तो बढ़ने वाली नहीं है। भाई गुजरात में सीटें आप कहां से लाएंगे, पाकिस्तान से देके थोड़ी आ जाएंगे आप गुजरात में सीटें, सबकी सब आपके पास थी। राजस्थान में सारी की सारी आपके पास थी, मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ के सारी की सारी आपके पास थी। तो अब यहां सीटें पाकिस्तान से लाके नहीं बढ़ेंगी किसी तरीके से। तो अब दिक्कत यह है कि सीटें बढ़ेंगी कहां से, सब जगह से कम होने की आसान है। तो विपक्षी एकता जो होती है उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी, सरकार तो खतरे में होगी। बाकी गिरती है किसी सरकार नहीं गिनती है, किसकी बनती है वो एक अलग का मसला है, उसके बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना हमको भविष्य में इतना है। एक एनालिसिस अपना पत्रकार होने के नाते करते हैं, पत्रकार होने के नाते ये विश्लेषण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में है और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो है वो प्रधानमंत्री के माथे पे पड़ रही परेशानी से समझी जा सकती है। जी, प्रधानमंत्री की परेशानी, बीजेपी की परेशानी, और इन परेशानियों की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर उधर जाएं
तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी दिखाई देते हैं। ये सारे परेशानियों का जड़ जो है वो राहुल गांधी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अभी प्रधानमंत्री के जाने से पहले अमेरिका पहुंच गए राहुल गांधी, और वहां उन्होंने जो बातें कही उससे परेशानी, फिर राहुल गांधी ने वहां के लोगों को, जो विपक्षी हों विरोधी हों जो भी कह लें, उन लोगों को इतना मथ दिया कि वो अब बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गए हैं। चुपचाप प्रधानमंत्री चले जाते, राहुल गांधी भी हिंदुस्तान में रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ठीक इनके जाने से पहले 20 दिन पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, अमेरिका पहुँच जाते हैं। यानी परेशानी का सबब जो है वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी, अभी हमारी एक दर्शक हैं वो लिख रही हैं कि जब दोनों का प्लेन आमने सामने होगा तो कुछ टिप्स दे सकते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री को, क्योंकि राहुल गांधी वापस आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो कुछ बता सकते हैं राहुल गांधी। खैर, लक्ष्मी जी हैं, मैं देख रही हैं, तो उनका एक मैसेज है, उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। सवाल यह है कि इधर अगर हम आए, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी से आज हम भी चर्चा कर ही रहे हैं, गाहे बगाहे जो भी हो, चर्चा प्रधानमंत्री की हो रही है, अमेरिका जा रहे हैं, चर्चा होगी। लेकिन आप देखिए कल से यहाँ हिंदुस्तान में चर्चा खूब हो रही है, तमाम चैनलों पे आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ अब मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और खूब सुने जाएंगे 25 तारीख तक। और इसमें विपक्षी एकता की आवाज़ शायद गुम हो जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए ज़रा हम लोगों को इस पर नज़र रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से आप इसी पे चर्चा कर रहे हैं, विपक्षी एकता पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, देश के संविधान को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, विपक्ष के लोग नेता कहते भी हैं। उस आधार पर देखा जाए तो ये पटना के बैठक को और उसमें राहुल गांधी की भूमिका को, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका को, और अभी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल, जैसे केजरीवाल हैं, कांग्रेस को गाली देंगे। अभी राजस्थान में जाके भाषण में कह रहे हैं कि वो जो सचिन पायलट है, हालांकि एक पैरोडी वो भी चल रहा है कि सचिन पायलट जी हमारी पार्टी में आ जाएं, आम आदमी पार्टी में आ जाएं और उनको हम मुख्यमंत्री का पद दे देंगे, ऐसी बातें भी चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस को आप गाली दोगे, कांग्रेस को ये कहोगे कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लेकिन आप कांग्रेस से समर्थन मांगने ज़रूर जाओगे। आप समर्थन मांगना चाहोगे कि नहीं अध्यादेश पे, और ऐसा अध्यादेश अगर बाद में आ गया तो आपको तकलीफ होगी, ये भी आप आगाह कर रहे हो। तो फिर आप नीचे से जड़ काटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और ऐसे कई लोग हैं, और इन्हीं को लेकर के बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी के लोगों की बात अगर विपक्षी दल थोड़ा ध्यान दें तो कहाँ आप जरा इस नज़रिए से मैं विश्लेषण चाहता हूँ कि विपक्ष को जिस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका जो विरोधी अगर कहता है तो ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। आज ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि रविशंकर प्रसाद कह क्या रहे हैं, आज ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कई हमारे साथी कहते हैं कि आप उनको मत दिखाया करो, आप मोदी जी को मत दिखाओ, आप अनुराग ठाकुर को मत दिखाओ, आप इनको मत दिखाओ, उनको मत दिखाओ, बीजेपी के नेताओं को। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको हमेशा जब एक पक्ष की बात करते हैं तो दूसरे पक्ष को भी तराजू पे रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ रखता हूँ। और यहीं से विश्लेषण करना चाहता हूँ आपके ज़रिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि क्या जो सत्ता पक्ष कह रहा है, खलबली तो हम कह रहे हैं खलबली है, लेकिन थोड़ी सी खलबली क्या उधर नहीं है जहां ममता बनर्जी की बात आती है, जहां केजरीवाल की बात आती है, जहां केसीआर की बात आती है, जहां अखिलेश यादव की बात आती है? तो खलबली तो इन लोगों के बीच भी है, विपक्ष के कुछ नेताओं में तो है खलबली। किस रूप में देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में राहुल गांधी ने सारे खेल के जो मापदंड हैं उनको बदल दिया है। अब वो मापदंड स्थापित कर रहे हैं। और आप देखिए ममता बनर्जी क्यों फेमस थी। ममता बनर्जी इसलिए फेमस थी, उनको कहते थे स्ट्रीट फाइटर हैं, सड़क पे लोगों के साथ खड़ी हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव का भी वही उनका अपना एक कोर कॉम्पिटेंस थी, और यही लालू प्रसाद यादव की कोर कॉम्पिटेंस है। राहुल गांधी ने आज के तारीख में सारे लोगों को पीछे छोड़कर जो स्ट्रीट फाइटर का मानदंड स्थापित किया है, जो स्टैंडर्ड स्थापित किया है, तो एक हर क्षेत्र में आप देखिए, हर क्षेत्र में देखिए आप वास्तविकता में राजीव जी ध्यान से देखिए, जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखते हैं तो क्या आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं दिखाई पड़ते? जब आप राहुल गांधी को देखते हैं आपको जवाहरलाल नहीं पड़ते, जो भीड़ से मन से नीचे कूद जाए और भीड़ में जाते थे अंदर? आपको वो राजीव गांधी नहीं दिखाई पड़ते जो भीड़ में घुस जाते थे, चाहे उन पर बम से
प्रहार किया जाए और हर तरह से उनके शरीर को क्षत विक्षत किया जाए। देखिए, राहुल गांधी एक प्रकार का, चाहे वो ब्रिटेन गए, चाहे वो अमेरिका गए, चाहे उन्होंने ट्रक की सवारी की, चाहे हिंदुस्तान में घूमे, चाहे पदयात्रा की, उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए हैं, उन्होंने जो डिफरेंशिएटर क्रिएट कर दिया है, ये डिफरेंशिएटर जब आपने क्रिएट कर दिया तो इसको सामने रखना। और जैसे आपके श्रोताओं ने कहा, क्या बीजेपी के नेताओं, देखिए बीजेपी के नेताओं को दिखाने से अच्छी बात ये होती है, आपको दिखाई पड़ता है कि दोनों के बीच का कंपैरिजन देखिए। आपने राहुल गांधी को हमेशा नीतियों का विरोध करते हुए देखा, व्यक्ति का विरोध करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के असली अनुयायी हैं, जो ये कहते हैं कि आप पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पापी तो उस पाप के अंतर्गत पूरी तरह से घुल मिल गया है और उसको उस पाप से दूर करो। तो वास्तविकता में राहुल गांधी जो मानदंड स्थापित कर रहे हैं, जो अपनी कोर कॉम्पिटेंस को स्थापित कर रहे हैं और जनता के सामने दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे देखिए, धनंजय जी ने कहा, वास्तविकता में गुजरात के जो सपूत का उन्होंने नाम लिया, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, ये मेरे आदर्श हैं। मेरे हिसाब से महात्मा गांधी विश्व के महानतम संत हैं और भारत की जो आज इतनी प्रतिष्ठा है उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिस वजह से मैं बार बार ढोकले और फाफड़े की बात करता हूं, उस पवित्र भूमि गुजरात को क्या हो गया है, वहां किरण भाई पटेल जैसे लोग हो जाते हैं, वहां नीरव मोदी जैसे लोग हो जाते हैं, वहां मेहुल चोकसी जैसे लोग हो जाते हैं, वहां अडानी बंधु जैसे लोग हो जाते हैं और उनके बचाने के लिए सेबी की सारी जांच को प्रभावित कर दिया जाता है और सारे एक क्षेत्र के लोग हर जगह के ठेके लेते हैं, उनके पास पैसा इकट्ठा होता जाता है और बाकी मेरे बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग जो है वो गरीब होते जाते हैं। दुख यहाँ पे होता है। गुजरात की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल को प्रणाम करता हूं, लेकिन जो अवनति हुई है और आज की तारीख में जो पूरा, आप अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर कोई भी रणनीति देखते हैं, केवल एक प्रदेश आपको दिखता है, और जब विपक्ष की रणनीति देखते हैं, पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश की खूबसूरती, एक तरफ मुझे खूबसूरत स्टालिन दिखाई पड़ते हैं, खूबसूरत नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं, कहीं गहलोत दिखाई पड़ते हैं, कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो डीके शिव कुमार दिखाई पड़ते हैं। तो भारत का जो खूबसूरत गुलदस्ता है वो विपक्ष में मुझे, राजीव जी, दिखाई पड़ता है। जी, विपक्ष में दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष की जहां बात होती है तो मीडिया में एक ही सवाल आजकल पूछा जा रहा है, कुछ भी देख लीजिए तो एक सवाल है प्रशांत टंडन जी, वो सवाल आप समझ गए होंगे क्या सवाल ये पूछा जाता है विपक्षी दलों से कि आप विपक्षी एकता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप देख लीजिए, जितने भी पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया, सो कॉल्ड जो भी मीडिया कह लीजिए, उसके उनसे यही सवाल पूछते हैं कि अच्छा आपका चेहरा कौन है, पीएम पद का चेहरा कौन है। फिर वहाँ विपक्ष के नेता कहते हैं कि नहीं, हम लोग हैं और इसमें हम लोग कर लेंगे। 2004 में पता था क्या कि मनमोहन सिंह बनेंगे, ऐसे कई मौके आए, ये बातें होती हैं। लेकिन क्या लगता है प्रशांत जी, ये जो आने वाला विपक्षी एकता का तूफान है उससे बचाने की कोशिश है, लेकिन कब तक। और दूसरी तरफ थोड़ा सा फिर से अमेरिका की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा कि अमेरिका में जो विरोध होने जा रहा है, अभी आपका इंटरव्यू भी देखेंगे ही हम, जो विरोध होने जा रहा है, प्रधानमंत्री के सामने कितनी चुनौतियां होंगी। विदेश में अभी तक विदेश से हमने देखा, प्रशांत जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रशांत जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद कनेक्ट हो जाए, या नहीं तो फिर रविकांत जी के पास आ जाऊंगा। सवाल वही है कि जो अभी तक हाउडी मोदी और तमाम बातें आती रहती थीं, क्या ये एक, भले स्टेट गेस्ट हैं वहाँ पे, बन के जा रहे हैं, बहुत सम्मान की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को राजकीय सम्मान मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन सवाल ये है कि उनका पीछा बहुत विरोध भी कर रहा है, बहुत अलग अलग ग्रुप विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक चिट्ठी आप लोगों को 3 पन्ने की चिट्ठी दिखाई थी, जहां 17 सिविल सोसाइटी के लोग वो विरोध करते हुए नजर आए थे। ओपन चिट्ठी उन लोगों ने लिखी थी। तो 2 बातें हैं प्रोफेसर रविकांत जी, किस रूप में इसको देखा जाए, किस रूप में आप देखते हैं
इधर राहुल गांधी, इधर विपक्षी एकता पर प्रहार करने की कोशिश मीडिया के जरिए, जिसमें आपका चेहरा कौन है, नेता कौन है ये, और दूसरी तरफ जो माइलेज लेने की कोशिश प्रधानमंत्री करते रहे हैं, क्या लगता है अब वो माइलेज चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। प्रशांत जी आ गए, चलिए प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हाँ थोड़ा चलिए रविकांत जी आपके पास ही आता हूं। जी रविकांत जी। देखिए राजू जी, राहुल गांधी की यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी की यात्रा पर बहुत सारे सवाल होने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी ने जिस तरह से एक्सपोज किया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को और इस बात को रेखांकित किया है कि भारत में लोकतंत्र पैंदे से लग रहा है, यहां पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया गया है, विपक्ष की आवाज को दबाया गया है, पार्लियामेंट तक में उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। और इसके ठीक पहले जो राहुल गांधी के साथ हुआ, एक बहुत पुराने मामले में 2019 के जो कोलार में उन्होंने भाषण दिया था, नीरव मोदी जैसे लोगों पर उन्होंने प्रहार करते हुए पूछा था कि इनके सरनेम मोदी हैं, उस पर मानहानि के मुकदमे में सबसे लंबी सजा हुई 2 साल की। फिर क्या हुआ, उनकी सदस्यता छीनी जाती है, उनका घर छीना जाता है और राहुल गांधी बिना किसी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे, राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से प्रवासी भारतीयों सहित अमेरिका के बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने राहुल गांधी का जो स्वागत किया और उनके साथ संवाद किया, वो पूरे दुनिया में राहुल गांधी की बढ़ती इमेज का सूचक है। और जिस बेबाकी के साथ राहुल गांधी ने बात की और जिसको मैं बार बार आपके यहां कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज के दौर के सबसे पढ़ाकू और सबसे प्रबुद्ध राजनेता हैं, वो जिन सवालों को उठा रहे थे उसकी छाया में नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भारत में लोकतंत्र के हालात क्या हैं, वहां विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, पार्लियामेंट में माइक क्यों बंद किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं क्यों कमजोर की जा रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो वो जंतर मंतर से निकल करके जाएगा कि एक ऐसे सांसद को बचाया सरकार ने जिस पर उन पहलवान लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। राजीव जी, पश्चिम की दुनिया और खास करके अमेरिका महिलाओं के यौन उत्पीड़कों को और खास करके उसमें बाल उत्पीड़कों को, एक जो पॉस्को एक्ट भारत में लगता है वो किशोर बाय लड़कियों के यौन उत्पीड़न में, जिसमें मामला वापस लिया गया वो, लेकिन ये सबको मालूम है कि किस तरह से वो वापस लिया गया होगा। ऑब्वियस है कि ये सवाल भी पूछे जाएंगे मोदी जी से। वहां अमेरिका में इस तरह के केस को बर्दाश्त नहीं किया जाता है और यह भी सवाल पूछा जाएगा कि जो धर्म संसद हो रही थी उनमें अल्पसंख्यकों को और दलितों के नरसंहार का आह्वान क्यों किया जा रहा था और सरकार ने उस पर क्या कदम उठाए। तो मानवाधिकार संबंधी जो सवाल होंगे, क्या मोदी जी उनसे बच पाएंगे? जिस तरह से उन्होंने 9 साल के अपने पूरे कार्यकाल में भारत में किसी भी मीडिया का सामना नहीं किया, वो पहुंचे भी है तो ऐसे लोगों के पास जो पूछती है कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एक जो बॉलीवुड से बुलाए गए थे उन्होंने तो पूछा कि आप आम चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं। ये सवाल हो रहे थे, प्रधानमंत्री क्या ऐसे सवालों का जवाब देगा? जिस देश में जो परिस्थितियां हैं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की चरम हालात, दलितों के बढ़ते उत्पीड़न, किसानों की समस्या, वो तेलंगाना और केरल से होते हुए महाराष्ट्र के विदर्भ होते हुए बुंदेलखंड तक, इस सवाल का जवाब क्या नरेंद्र मोदी देंगे कि नहीं देंगे? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका सामना मोदी जी को करना पड़ सकता है, लेकिन मैं पूरा मुतमईन हूं कि न तो नरेंद्र मोदी जी वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे राहुल गांधी ने की, हाँ वहां वही होगा, वो पूरा प्रदर्शन होगा, ब्रांडिंग होगी, रीब्रांडिंग, क्योंकि पिछले दिनों तो ब्रांडिंग बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हुई है। खुद आरएसएस के मुखपत्र ने कहा कि अब वो मोदी जी का करिश्मा खत्म हो रहा है,
एक चुनाव में ही वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो अभी तो सेमीफाइनल का दूसरा राउंड बाकी है। मोदी जी क्या रीब्रांड होकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी तो आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया है, उसके बाद मुख से भी आने लगेगा। और आसपास जो है उसमें गडकरी से लेकर के राजनाथ सिंह, क्या वो सीधे चुनौती नहीं देंगे? तो मोदी जी का जो गुब्बारा फुलाया गया था, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी अब वो फटने वाला है। उसकी शुरुआत अमेरिका से होगी या अमेरिका में जब घर वापसी करेंगे मोदी जी तब होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी आज लौट रहे हैं, कल उनका जन्मदिन था, कांग्रेसी उनको क्या गिफ्ट देंगे ये मैं सोच रहा हूं। वो राहुल गांधी जिन्होंने अपने 20 साल के संसदीय करियर में जिन संघर्षों को किया है, वे संघर्ष आज राहुल गांधी को जिस रूप में रेखांकित कर रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं, वो देश की सियासत को करवट बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के बिना न तो किसी विपक्ष की शक्ल की कोई उम्मीद की जा सकती है और न ही कोई एक नीति की उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने भी इंतजार किया कि हम 23 तारीख को विपक्ष की बैठक करेंगे और वो होगा। जी जी, धनंजय जी, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी के कारण ये 12 तारीख की मीटिंग 23 तारीख की गई और इस पूरी मीटिंग में, अच्छा प्रशांत टंडन जी आ गए हैं, जरा उनके पास चलते हैं, फिर धनंजय जी आपके पास आऊँगा। प्रशांत जी, क्या राहुल गांधी इस पूरे विपक्षी एकता का मुख्य चेहरा, मेन फेस के रूप में हम देख रहे हैं उनको ये? और दूसरा, राहुल गांधी ने वहाँ यानी अमेरिका में मोदी जी की परेशानी के लिए सब कुछ, जितना खाद बीज और ज़मीन को जितना उर्वरक बनाना था सब करके आ गए हैं, ये माना जाए? देखिए, राहुल का एक असर रहा है अभी कि मोदी जी के हवाई जहाज में इस बार एक यात्री कम है, गौतम अडानी नहीं गए। तो ये बहुत ही लंबे समय बाद शायद हुआ होगा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में अडानी साहब नहीं गए। तो जब कल आप ये प्रोग्राम जी डिस्कनेक्ट करेंगे बार बार जी, तब तक अमेरिका से कोई खबरें आ रही होंगी। और अभी जो खबर हमारे पास आ रही है कि अन ऑर्गेनाइजेशंस ने और 200 महत्वपूर्ण लोगों ने बाइडेन को चिट्ठी लिखी है भारत में ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर, और वो जो बाइडेन के डेस्क पे गई चिट्ठी। तो निश्चित मानिए कि आप मोदी जी की यात्रा, अमेरिका यात्रा, इस बार एनआरआईज के बीच में या गोलमाल से जो खबरें आएंगी वो बहुत अलग तरीके से मिलने वाली है। कल 24 घंटे बाद जब आप न्यूज पॉइंट करेंगे तो आपके पास भी बहुत सारे इनपुट होंगे। जी बिल्कुल। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का दक्षिणपंथी अखबार है वो, उसमें मोदी जी का एक स्क्रिप्टेड व्यू आया है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में भी सवाल नहीं है। राजीव जी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो सवालों से इतना भागता हो। और वो तो जाति हिंसा हो रही है। आप नहीं है देश के, यहाँ पे लोग कैंप कर रहे हैं, 50 दिन से जल रहा है मणिपुर। आप कुछ तो बोलिए। तो अमेरिका सवाल तो उठेंगे, अमेरिका में भी उठेंगे सवाल ही। वहां भी अब तो डायस्पोरा लोग हैं और बहुत मिले जुले लोग हैं जी। तो जी प्रशांत जी, आपका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। आपकी जो आवाज़ है काफ़ी डिस्कनेक्ट हो जा रही है। आप शायद वीडियो थोड़ा सा वो डाउन जा रहा है। चलिए, इसके तुरंत बाद आपका इंटरव्यू भी है, तो और भी इस पे हम चर्चा करेंगे।
तो क्योंकि कई बार आप कुछ कह रहे थे, अभी वीडियो आपका ठीक दिख रहा है मुझे, कुछ बोलिए जी। नहीं, वो बार बार आज कुछ एक्टिविटी का इशू है यहाँ पे। तो जैसा आपने कहा बार बार कि राहुल गांधी सेंट्रल स्टेज में है, दिया हुआ एजेंडा ही पटना में रहेगा और मोदी साहब भी राहुल गांधी के सेट किए हुए एजेंडा पे ही मोदी जी को अमेरिका में असर दिखाई देगा अगले 2-3 दिन में, जब वो अमेरिका में रहेंगे। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका में 3 दिन तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी की इससे पहले जो अमेरिका में राहुल गांधी अभी अपनी यात्रा को समाप्त करके वापस लौट रहे हैं, आज रात को हिंदुस्तान लौट रहे हैं, तो राहुल गांधी की छाप बिल्कुल दिखाई देगी और एक विरोध जो है, भयंकर विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप अगले 3 दिनों तक देखेंगे, जो पीछा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इधर क्या राहुल गांधी हिंदुस्तान में और विपक्षी दलों के नेता के रूप में भी स्वीकार लिए गए हैं, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं धनंजय जी आपसे कि क्या लगता है आपको, राहुल गांधी एक ऐसे नेता जो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके और पूरी की पूरी विपक्षी दल ही नहीं, हिंदुस्तान के आवाम की जो उनके प्रति सोच थी उसको बदल डालता है, वो फिर यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर जाता है, वहाँ के लोगों के बीच भी उनके सोच को बदलता है, वो फिर हिंदुस्तान जब वापस आता है तो उनको संसद में अब ना घुसें उसका इंतज़ाम हो जाता है। और आज की तारीख में ना कोई पद है उनके पास में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना वो सांसद हैं, एक अदना सा कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये अदना सा कार्यकर्ता क्या उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आज़ादी के समय देश गया था, आपको याद होगा, और उसमें से एक नेता निकल कर आया था, उसका नाम था महात्मा गांधी। मैं महात्मा गांधी से राहुल गांधी की कतई तुलना नहीं करता, महात्मा गांधी को मैं पूजता हूं अपने नज़रिए से, लेकिन फिर भी एक अलग, आज की तारीख में एक अलग नेता के रूप में उभरता हुआ एक इंसान दिखाई दे रहा है, नाम है राहुल गांधी। क्या अब यहीं से विपक्षी एकता में मजबूती दिखाई देती है, इस रूप में देखा जाए? पटना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी। धनंजय जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बार बार विपक्षी नेता की या विपक्षी एकता की हम लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी अब बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी की यात्रा से पहले इस पे कभी बात होती थी? क्या कभी चर्चा हुई विपक्षी एकता की राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं हुई। राहुल गांधी की ये जो पदयात्रा हुई 3500 किलोमीटर की, और शायद आगे भी करने वाले हैं 3500-4000 किलोमीटर, कितना पता नहीं कितना किलोमीटर होगा वो, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात भी आएंगे वो। तो ये जो यात्रा से पहले क्या चर्चा होती थी? नहीं होती थी। यात्रा के बाद ये चर्चा हो रही है। फिर यात्रा के बाद कर्नाटक विजय हुआ। फिर उसके बाद जो है आप देखिए कि जो नीतीश कुमार जो एक इम्पॉर्टेंट धड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट मानता हूं कि नीतीश कुमार केवल एक व्यक्ति नहीं है, नीतीश कुमार एक विचारधारा के तौर पे है, और विचारधारा है समाजवादी विचारधारा। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ। समाजवादी विचारधारा की जब आप बात करते हैं तो लोहिया की बात करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस की बात करते हैं, और फिर नीतीश कुमार तक आते हैं, लालू मुलायम सब शामिल है उसमें। लेकिन अब जो समाजवादी विचारधारा है उसके आखिरी पायदान पे, या कहिए कि अभी जो उस जमाने के नेता हैं उसमें से महत्वपूर्ण नेता नीतीश कुमार हैं, इसलिए उनकी चर्चा करनी पड़ती है। और जिस तरह से पिछले 17 सालों से बिहार में लगातार बने हुए हैं, सत्ता के केंद्र में है, मुख्यमंत्री है, उससे भी ये मैं बात करता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि सबसे सफल मुख्यमंत्री अगर कोई है हिंदुस्तान में समाजवादी विचारधारा का तो नीतीश कुमार है। और जो बिहार के जो लेनिन कहलाते थे बाबू जगदेव बाबू, वो अक्सर कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और 90 भाग में स्त्रियां महत्वपूर्ण भूमिका में थी। स्त्रियां जो चाहे सवर्ण की हो या दलितों की हो या पिछड़ों की हो, और बहुजन समाज की बात करते थे जगदेव बाबू। जगदेव बाबू ने कभी किसी जाति की कोयरी थे जात से, लेकिन कोयरी समाज की तरक्की की बात उन्होंने नहीं की, सारे समाजों की तरक्की की बात करी। और नीतीश कुमार ने पिछले 15-17 सालों में वही किया है। बिहार में जो विकास आया है, जो चीज़ें बदली हैं, वो सबके लिए बदली है। और बीजेपी के साथ रह कर के भी उन्होंने जो है सांप्रदायिक, वहाँ जो बनना चाहिए था
जिस तरह से बीजेपी अपने अपने राज्यों में जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया है वो बिहार में नहीं हो पाया, तो उसकी वजह है नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है समाजवादी विचारधारा के लोगों ने ही संघ को या कहीं आरएसएस को राजनीति के, भारतीय राजनीति के केंद्र में ला करके खड़ा किया। तो अब मुझे लग रहा है कि ये समाजवादी विचारधारा के नेता ही है जो आरएसएस को भारत की राजनीति के केंद्र से बाहर भी करेंगे। और हम अभी ये भी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो गए हैं। उनकी शर्त अभी मतलब 23 से पहले 20 तारीख को ये है कि अगर कांग्रेस उनके लीडरशिप को स्वीकार ले उत्तर प्रदेश में वो लीडर के तौर पे उभरे जो ममता बनर्जी भी कह रही है या और कोई कह रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब 23 तारीख को सब मिलेंगे तो चीजें बदल चुकी होंगी और बदलाव में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पे होंगे और उन सब के बीच जितने भी पार्टियों का विपक्ष का गठबंधन है उसमें राहुल गांधी एक दिए की तरह सबके पास होंगे, रोशनी की तरह सबके सामने होंगे। और राहुल गांधी मुझे लगता है वो केंद्र भूमि बनेंगे, वो रीढ़ की हड्डी बनेंगे, वो रीढ़ बनेंगे जो बीजेपी को देश की सत्ता से हटाने का काम करेगी। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी के साथ जो जमा हो रहे हैं ये माहौल बन चुका है। अब 23 तारीख का इंतजार कीजिए और 24 तारीख से आप देखिएगा परसेप्शन हिंदुस्तान में राजनीति का चेंज हो जाएगा। केवल हम लोगों की बहस का मुद्दा नहीं रहेगा, देखिएगा कई गटर मीडिया के चैनल भी अपना रूप बदलेंगे, है ना, उनके भी स्वभाव में परिवर्तन होगा और बीजेपी की बौखलाहट जो है और बढ़ेगी। और कर्नाटक में जो हाल हुआ कि कई सारे लोग मोदी जी के खिलाफ उठ खड़े हुए, मध्य प्रदेश से निकल करके वो बिहार भी पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पहुंचेगा। देखिएगा इसका असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होगा और उत्तर प्रदेश में जो दावानल अंदर धधक रहा है वो धरती फाड़ के ज्वालामुखी की तरह बाहर आएगा। 2 आदमी आपके सामने बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत और प्रोफेसर अखिल स्वामी। दोनों प्रोफेसर साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि दावानल है उत्तर प्रदेश में, जो धधकना चाह रहा है, जो बाहर लावा जिसका निकलना चाह रहा है। और 23 जून 2023 के बाद राहुल गांधी का इसीलिए इंतजार किया जा रहा था, ये भी समझ लीजिए कि उसके जो है अग्रणी नेता जो है, जो रथ पे सवार जिसको कहते हैं अर्जुन जो है, वो राहुल गांधी होंगे। कृष्ण की भूमिका में भले आप यहाँ पे नीतीश कुमार को देख सकते हैं, लेकिन अर्जुन की भूमिका में राहुल गांधी ही है। तो वो 23 तारीख 2023 को ये आपको दिखाई पड़ेगा कि देश का राजनीतिक सिनेरियो किस तरह से अब प्रस्फुटित हो रहा है। जी राजीव जी। बिल्कुल 23 तारीख 2023, आज से ठीक 3 दिन बाद आप लोग देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इसी 3 दिन में आप टेलीविज़न खोल करके देखिए, बहुत सारे हमारे साथी लिखते हैं इधर कि टीवी देखना हम बंद कर चुके हैं, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। टीवी मतलब वही जो दीवार पे लटका करके आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते रहे, उसको देखना आप लोगों ने बंद कर दिया है। बहुत OTT जी धनंजय जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ राजीव जी, लेकिन अपने दर्शकों से कहिए कम से कम 4 दिन और टीवी देख लें खोल करके, गिरगिट कैसे रंग बदलता है वो दिखाई पड़ेगा वहाँ। नहीं, अभी तो सीधा और सीधा एक ही पिक्चर दिख रहा है कि कुछ ढोल नगाड़े और उसके साथ वो हिंदुस्तान नहीं है, वो यूएस है, अमेरिका है। और वहाँ अलग अलग सड़कों पे, अलग अलग जगहों पे और मोदी के नारे लग रहे हैं। और कैमरा जो है बहुत पीछे तक नहीं ले जाया जा रहा है, क्योंकि पीछे ज़्यादा लोग नहीं हैं, लोग कम हैं, इसलिए जो शुरुआत के लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस है। इसको अगर आप देखिए ध्यान से, और जो बात कह रहा हूँ मैं वो आप लोग भी देखेंगे, हमारे तमाम साथी आप जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि भीड़ कितनी है। अमेरिका में ऐसे भी भीड़ कम है, हिंदुस्तान जितनी नहीं है, लेकिन जो दावे हिंदुस्तान के हिसाब से किए जा रहे हैं उन दावों में कहीं ना कहीं उस पर तो शक पैदा होता ही है। तो इसलिए अगले 3-4 दिनों तक जब पटना में विपक्षी एकता की बात होती रहेगी, उसको खारिज करने के लिए, उसको दबाने के लिए एक तस्वीर आपके सामने होगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर जगह